जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, उसका 30 प्रश्नों का MCQ देखेंगे। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। आप किसी भी शिक्षक भर्ती, सीटेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, एस टेट, सीजी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो पोर्शन होता है वो सभी में कॉमन ही होता है ना। तो ये जो प्रश्न है, ये किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में आया ही हुआ है ना? तो आप इसको ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना? और समझने का वो करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो हम 30 क्वेश्चनों का इसमें MCQ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो का आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? इसमें क्या पूछा है कि इस प्रश्न में नहीं है ना? ये चीज़ जो प्रश्न है घुमाने का जो तरीका है देखिएगा, ये सृजनशीलता का प्रमुख तत्व जो है नहीं है। इस नहीं को नोटिस करिएगा, नहीं है पूछा है ना। तो ए नंबर पे दिया है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहितता और लचीलापन, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा अनुशासन, है ना? जो सृजनशीलता का तत्व नहीं है ना? इसमें जो पूछा गया प्रश्न में सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व नहीं पूछा है ना, नहीं है, तो मौलिकता भी इसकी तत्व है, धारा प्रवाहितता भी इसका तत्व है और लचीलापन भी इसका तत्व है। लेकिन जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा? अनुशासन इसका जो तत्व नहीं है ना? तो सृजनशीलता के बारे में देख लेते हैं क्या है। सृजनशीलता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है ना साथियों, इसको नोटिस करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितने दिए हैं, है ना? तो जो हमारा ऑप्शन है देख लेते हैं। 3 अवस्थाएं दिए हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक का, है ना? 4 अवस्थाएं या 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया बाल विकास में, ये कितना है? तो ये 4 अवस्थाएं दिया है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो 4 अवस्थाएं हैं इसको देख लेते हैं। जो जीन पियाजे थे, वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा इसको। पहला देख लेते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक का होता है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से अधिक वर्ष का होता है ना, 11 प्लस होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न हमारा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसने दिया है ना? तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है, या फिर स्किनर का कथन है, या पेस्टालोजी जी का कथन है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है, ठीक है ना? तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास, ये कथन जो है साथियों किसका? पेस्टालोजी का। याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेस्टालोजी जी, है ना? चौथा प्रश्न देख लेते हैं। जो चौथा प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोलहरबर्ग ने किया है, दूसरा है थंडाइक ने दिया है, चौथा है पावलाव ने दिया है, और चौथा जो है स्किनर ने दिया। तो जो हमारा राइट आंसर है, ये प्रयास और भूल का सिद्धांत, जिस सिद्धांत को दिया था किसने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थंडाइक जी ने दिया था, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं। थंडाइक जी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन देख लेते हैं। या थंडाइक से अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल थंडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है, यह जो सिद्धांत है साथियों किस पर जोर देता है? करके सीखने पर अधिक जोर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिंग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, है ना। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है ना। तो ये जो परिवर्तन है इसको बोला है किसने, बिंग हंट के अनुसार। बिंग और हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषता है ना, जो किसकी विशेषता है, शस्यावस्था की विशेषता है या बाल्यावस्था की विशेषता है या किशोरावस्था की विशेषता है या फिर प्रौढ़ावस्था की विशेषता, इसको पहचानना है ना। की विशेषता को सर्वोत्तम, है ना, रूप से व्यक्त करने का एक शब्द है, क्या है वो, परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक होता है ना। तो ये किसका कथन है, तो जो हमारा पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको सबको पता है क्या, किशोरावस्था, है ना। सबसे ज्यादा परिवर्तन की अवस्था क्या है, किशोरावस्था, ठीक है। अब किशोरावस्था के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना, ये जो लाइन है बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। जो ये हमारे जो परिवर्तन शब्द दिया है ना, ये देखिए परिवर्तन जो शब्द है किशोरावस्था, इसीलिए इसका आंसर होगा ना। और ये बिंग व हंट ने के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को ही सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन ही है, ये कहे हैं, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर का है ना। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, इसे वर्गीकृत किया जाएगा। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको किस में वर्गीकृत किया जाएगा, तो श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, या सामान्य बुद्धि में, या मंद बुद्धि में, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किसका हो जाएगा, 105 वाला किसमें हो जाएगा, क्या है, सामान्य बुद्धि में। जो 90 से लेकर के 110 आईक्यू लेवल तक का होता है, ये किस में होता है, सामान्य बुद्धि में होता है, याद रखिएगा, है ना। बुद्धि लब्धि जो इंपॉर्टेंट है पेपर में जो पूछा जाता है उसको याद रखिएगा, है ना। श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितना होता है, 120 से अधिक होता है ना। सामान्य से अधिक बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है, 110 से 120। और सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 या 100, है ना, ये होता है। और मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितना होता है, 80 से 90, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, है ना। किसके लिए जाने जाते हैं कोहलरबर्ग, तो ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक के लिए, या नैतिक के लिए, या गामक के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो लॉरेंस कोहलरबर्ग है, ये किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कोहलरबर्ग के बारे में देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार बालक के नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। अगला देख लेते हैं, हमारा प्रश्न क्या है, 8वां नंबर का प्रश्न। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, है ना। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को देखो तो चिड़िया को तो देखो। बच्ची ने क्या किया, पतंग को देखकर क्या कहती है कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, किसको दिखाता है, सम्मिलन को, समायोजन को, संरक्षण को, या वस्तु प्रदर्शन को, ठीक है। तो जो 8वां नंबर का हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ये हो जाएगा सम्मिलन को, है ना। कैसे, क्योंकि उसको पता था कि चिड़िया नाम की कोई चीज होती है। बच्ची को क्या पता है कि चिड़िया नाम की कोई चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था, है ना। पतंग को देख कर वो पतंग को देखती है और क्या बोलती है, तो चिड़िया बोलती है। पतंग को चिड़िया समझ रही है ना। तो उसके पिता ने कहा कि यह एक पतंग है, तो क्या कर, ये आंसर जो हो जाएगा सम्मिलन कहलाया गया, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, है ना। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है ना। स्व अधिगम मॉडल, विभेदी निर्देश,
पाठ्य चर्चा का विस्तार, और अगला है संज्ञानात्मक का वर्गीकरण। ठीक है, तो 9th नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, स्व अधिगम का मॉडल, है ना, याद रखिएगा। 10वां नंबर का प्रश्न हमारा, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रुचि के क्षेत्र में, सीखने के लिए, या चरित्र के लिए, या चौथा नंबर पे है उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, स्कैनर के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्तियों के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें रुचि, सीखना, चरित्र आदि प्रमुख शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। जो बुद्धि का है, जो बुद्धि का सिद्धांत है उसमें द्विखंड सिद्धांत है ना, जैसे बहुकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत। तो जो द्विखंड, बुद्धि के द्विखंड का जो सिद्धांत है, इसको देने वाले कौन थे। तो जो 11वां नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है, स्पीयरमैन है, दूसरे में थॉर्स्टन है, तीसरे में गिलफोर्ड है, चौथे में गेने है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वां नंबर का, ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी, हो जाएगा स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 2 लाइन इसके बारे में। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन के द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार बुद्धि दो एक मिश्रण है ना, तत्वों का एक मिश्रण है जिसमें सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं साथियों। 12वां नंबर का प्रश्न है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है, किसका कथन है, ये देख लेते हैं ना। यह जो कथन है किसने कहा है, तो ऑप्शन में है क्रो एंड क्रो का कथन है, या फिर प्याजे जी का कथन है, स्किनर जी का कथन है, या कोहलर का कथन है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका हो जाएगा स्किनर का कहना है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन करने वाले कौन थे, तो ये कथन करने वाले स्किनर जी थे। ठीक है, 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताया है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा, दूसरे में है सृजनात्मकता, और अंतः व्यक्तित्व कौशल, और अंतः व्यक्तित्व कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, है ना, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने सृजनात्मकता को छोड़कर अन्य सभी को बुद्धि के प्रकार बताया है ना, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और चौथा नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है ना, तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, चौथे में है बच्चा क्या सीखा है यह जानना, या बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो जो 14 नंबर का होगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है ये सभी होता है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की उपलब्धि परीक्षण के परिणामों की जांच करना तथा उनके अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना है। ये क्या होता है, हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो क्या सीखा जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, या मनोदैहिक। ठीक है, तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारंपरिक अनुकूलन। ये जो हमारा है पारंपरिक अनुकूलन, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है ना। तो प्रश्न को समझिएगा कि जीन प्याजे के अनुसार अमूर्त स्तर का चिंतन, अमूर्त स्तर का चिंतन किसमें करने लगता है, ये चीज बताना है ना।
तो पहला देख लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष है। और डी नंबर में है संवेदिक पेशी अवस्था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको सबको पता ही होगा कि सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर क्या है कि जो 11 से 16 वर्ष में क्या कौन सा एज होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या का समाधान औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 11 से 16 वर्ष में करने लगता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है ना। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, रट कर सीखना स्थायी होगा, सुनकर सीखना स्थायी होगा, समझकर सीखना स्थायी होगा, या देख कर सीखना स्थायी होगा। ठीक है। तो जो 17 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो सीखना है हमारा स्थायी कैसे होगा, तो ये हमारा समझ के, जब हम चीजों को समझ लेंगे तो समझ कर जो हम सीखेंगे वही सीखना हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी सीखना हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं, 18वें नंबर का प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ता मतलब झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है ना। इसमें क्या है देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में तो है नहीं, दूसरा है किशोरावस्था, और तीसरा है युवावस्था, और चौथा में है बाल्यावस्था, है ना। तो इसमें देखिएगा, एक 13 वर्ष के बालक है ना, 13 वर्ष किस में आता है, 13 वर्ष किशोरावस्था की एज है ना, किशोरावस्था का है उम्र। ठीक है। तो अपने बड़ों से झगड़ने लगता है ना, और स्वयं को ही सही साबित करने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, बी नंबर होगा, क्या होगा, किशोरावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं ना। 19वां नंबर का प्रश्न जो है ये क्या है, 19वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होता है। तो क्या सहायक नहीं है, इसमें जो प्रश्न है नोट करिएगा, सहायक नहीं पूछा है ना। तो खेल, दूसरे में है भाषण, तीसरा है कहानी लेखन, और चौथे में है निर्माण संबंधित क्रियाएं। ठीक है। तो 19 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा होगा ये भाषण होगा। प्रश्न को समझिएगा, बच्चों में सृजनात्मकता के विकास का में सहायक नहीं है। तो खेल सृजनात्मकता का एक सहायक अंग होता है, कहानी लिखना भी सृजनात्मक का एक मतलब कि सहायक अंग है, और निर्माण संबंधित क्रियाएं भी क्या है, सहायक होती हैं उसमें, है ना, विकास में। लेकिन जो भाषण है ये नहीं है ना। 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन है, स्केनर का है, पावलाव का है, थंडाइक का है, या कोलहरबर्ग का है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पावलाव जी का सिद्धांत है ना, याद रखिएगा। पावलाव के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं साथियों। रूसी मनोवैज्ञानिक आईवी पावलाव ने सीखने का क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार सीखना क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है, देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या चिकित्सा मंदता। ठीक है ना। तो जो 21वां नंबर का जो हमारा प्रश्न है, 21वां नंबर का जो प्रश्न साथियों क्या हो जाएगा कि मतलब जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो क्षति कहलाएगी ये जैविक क्षति या जैविक मंदता कहलाएगी, है ना, मानसिक मंदता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जैविक मंदता। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितना भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। 22वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है ना। तो मानसिक मंदता है, डिसलेक्सिया है, या तीसरा है एडेशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है, या चौथा और ऑडिस है ना।
तो जो 22वां नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया है ना। ये अधिगम विकलांगता कहलाता है क्या, डिसलेक्सिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। डिसलेक्सिया के बारे में 2 लाइन देख लें। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जो पठन विकार से संबंधित है ना। याद रखिएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से संबंधित है। इस विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ने में समस्या आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खालिस्तान का विकास है। तो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान है, यह किसका सिद्धांत है ना। तो किसका सिद्धांत है साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, तीसरा है किंडर गार्डन का, चौथा है लैटिन स्कूल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा हमारा, किंडर गार्डन का। ठीक है, 24वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। तो संश्लेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, निबंध लिखना, दूसरे में है भाषण देना, तीसरे में है प्रमेय सिद्ध करना, चौथे में है चित्र रंगाना। तो 24वां का जो हमारा राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना क्या है, एक संश्लेषण का उदाहरण है। ठीक है, 25वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है। पहला देख लेते हैं बैंकिंग मॉडल, दूसरे में है रचनावादी मॉडल, तीसरे में है प्रोग्रामिंग मॉडल, चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 25वां का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, रचनावादी मॉडल। ठीक है, अब इसके बारे में 2 लाइन देखते हैं। सीखने का रचनावादी मॉडल बच्चों की सृजनात्मकता को बहुत उत्प्रेरित करता है क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी वस्तु का सृजन करता है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इसको। अगला देख लेते हैं 26वां प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कैसे, अलगाव से होता है, भीड़ से होता है, संपर्क से होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। तो जो हमारा 26वां का जो राइट आंसर होगा साथियों सामाजिक है ना। सामाजिक अधिगम कैसे होगा, तो संपर्क, समाज के संपर्क में जब हम रहेंगे तभी सामाजिक अधिगम का आरंभ होगा। ठीक है ना। 27वां नंबर का प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है ना। शारीरिक विकास, शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है, सिर से पैर तथा पैर के बाहर से मध्य की ओर होती है ना। दूसरा देख लेते हैं, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। तीसरा है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो जो हमारा 27वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा सिर से पैर की तरफ होती है पहला, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इसको, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28वां नंबर का प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। तो जो श्रवण बाधित बच्चे मतलब कि जो सुन नहीं सकते हैं ना, उनको क्या पढ़ने के लिए दिया जाता है, ब्रेल लिपि, दूसरा है सांकेतिक भाषा, तीसरा है यंत्र, या इनमें से सभी। तो जो 28वां नंबर का जो प्रश्न है इसमें साफ साफ ये है कि श्रवण बाधित, तो श्रवण बाधित जिनको मतलब कि सुनाई नहीं देता है, तो जो सुन नहीं सकते हैं तो ब्रेल लिपि तो अंधे के लिए होता है, यंत्र का कोई काम नहीं है, तो बचा क्या, और ये सभी तो होने से रहा। तो जो सुन नहीं सकते उनके लिए क्या हो जाता है, साइन लैंग्वेज है ना, सांकेतिक भाषा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। 29वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि बालक का विकास का परिणाम है ना, वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, या वंशानुक्रम या वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है, या आर्थिक कारक का है ना। तो बालक का विकास जो होता है साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर है ना। ये वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण की अतः मतलब कि अंतः प्रक्रिया की वजह से। हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल वंशानुक्रम का होता है या केवल और केवल वातावरण का होता है ना, तो यह कहना गलत हो जाएगा। जो बालक का विकास होता है ये दोनों का परिणाम होता है ना, दोनों का परिणाम स्वरूप ही होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में 2 लाइन देख लेते हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का ही परिणाम है। लैंडिस के अनुसार वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है,
और इन क्षमताओं का विकसित होने का अवसर हमें वातावरण से ही मिलता है। ठीक है, समझ गए होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न साथियों, हम पर डे 30-30 प्रश्नों का MCQ रोज लगाएंगे, है ना, क्योंकि अगर एक ही बार हम बहुत सारे प्रश्नों का अगर सॉल्व करते हैं तो वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, है ना, और डेली ही आपको मतलब CDP से रिलेटेड आप CTET का तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको मतलब जितना हो सके प्रयास यही करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प हो सके। ठीक है, आज का जो हमारा इस वीडियो का मकसद था MCQ लगाने का 30 प्रश्नों का था, और ये आज के इस वीडियो का मतलब लास्ट प्रश्न साथियों। ठीक है, और इस 30 प्रश्नों में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी टेट एग्जाम में आया ही हुआ है। ठीक है ना, तो लास्ट प्रश्न है आज का, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूल शिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है पहला, दूसरा है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, तीसरा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका उपयुक्त में से सभी जो हमारा है राइट आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।